हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक रह रहे हैं जिन्हें हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है साइबर सुरक्षा। आइए देखते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर अपराध तथा साइबर सुरक्षा। साइबर अपराध क्या होते हैं? साइबर अपराध कितने प्रकार के होते हैं? साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भारत में क्यों है वर्तमान में, और इससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं ये भी देखने का प्रयास करेंगे। और साइबर सुरक्षा यानी साइबर अपराध को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देंगे। और कुछ सरकार द्वारा किए गए प्रयास, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी दो प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जैसे एक विधायी प्रयास जिसमें कानून बना दिया जाता है, और दूसरे संस्थागत प्रयास, किसी संस्था की स्थापना करके साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास किया जाता है। जानते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम क्या होता है? जब कोई अपराधी साइबर स्पेस का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, राज्य या संगठन की डिजिटल डिवाइस को हैक कर लेता है या उसको कंट्रोल करने लगता है, तब इसे साइबर क्राइम की संज्ञा दे दी जाती है। जानते हैं साइबर क्राइम, अभी जो इसमें मैंने साइबर स्पेस का प्रयोग किया कि साइबर स्पेस क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। साइबर स्पेस में हम तीन चीज़ों की चर्चा करते हैं, जैसे प्यूपिल, जो लोग उसे यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को या सर्विस को, और दूसरी सर्विस, और तीसरा सॉफ्टवेयर। तो साइबर स्पेस में हम प्यूपिल, सर्विस और सॉफ्टवेयर की चर्चा करते हैं। आप आंसर राइटिंग करते समय साइड में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं साइबर स्पेस का, जो एक आंसर पर अच्छा इफेक्ट डालेगा। अब जानते हैं कुछ इससे जुड़ी शब्दावलियां, जैसे साइबर युद्ध क्या होता है और साइबर आतंकवाद क्या होता है। तो जब कोई राज्य साइबर स्पेस का प्रयोग करके साइबर अपराध में शामिल होता है, तब उसे हम साइबर युद्ध का दर्जा दे देते हैं। जब कोई राज्य करता है इस चीज़ को, यानी साइबर स्पेस का प्रयोग करके साइबर अपराध में शामिल होता है, तो उसे साइबर युद्ध बोल देते हैं। और जब कोई राज्य ना करके कोई आतंकवादी संगठन साइबर स्पेस का प्रयोग करके साइबर अपराध में शामिल होता है, तब उसे हम साइबर आतंकवाद कह देते हैं। अब देखते हैं कि साइबर अपराध में भारत की क्या स्थिति है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2020 की रिपोर्ट है, ये 10वें स्थान पर है। यानी साइबर सुरक्षा के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में 15% की वृद्धि साइबर क्राइम में देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट का प्रयोग हम अपने इंट्रो में कर सकते हैं, इन दोनों रिपोर्ट का प्रयोग, और इंट्रो की शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर साइबर क्राइम की परिभाषा देकर भी इंट्रो की शुरुआत की जा सकती है। अब देखते हैं साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध के कई प्रकार होते हैं, जैसे फिशिंग, विशिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, स्पैमिंग, एक होता है मालवेयर। साइबर स्पेस के काफ़ी प्रकार बन गए हैं इस टाइम पर साइबर अपराध के। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग में कोई साइबर अपराधी जो होता है वो आपको ईमेल या मैसेज भेजकर फ्रॉड करता है आपके साथ में, तो उसे बोलते हैं फिशिंग। और अगर वो ईमेल मैसेज के साथ में कॉल भी भेजता है आपको, तो उसे बोल देते हैं विशिंग। वैसे ही हैकिंग कर ली जाती है। ये सब साइबर अपराध के अन्य अदर प्रकार हैं, जिन्हें हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भारत में क्यों है। साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भारत में क्यों है? नंबर 1, भारत में
विश्व में तीसरे स्थान पर इंटरनेट यूज़र पाए जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेट यूज़र भारत में पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ साइबर अपराध हो सकता है। इसीलिए भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा, जैसे भारत में अनेक पहलें चल रही हैं, अब हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने पर जोर दे रही है गवर्नमेंट भी। डिजिटल इंडिया, जैसे डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब, इन सभी वजहों से क्राइम रेट बढ़ रहा है, साइबर अपराध का क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो इसलिए भी आवश्यकता है साइबर सुरक्षा की। आने वाले 10 वर्षों में साइबर अटैक से 20 बिलियन $US नुकसान होने का अनुमान है। इसीलिए हमें साइबर सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान करने होंगे और साइबर सुरक्षा को लेकर चौकन्ना होने की आवश्यकता है। यानी 20 बिलियन $US का नुकसान होने की संभावना है आने वाले 10 वर्षों में साइबर अटैक से। और अगला एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला आ जाता है। कई देश साइबर हमलों में क्षमता विकसित कर रहे हैं जो युद्ध में भूमिका निभाएगा। यानी साइबर अटैक को युद्ध के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको अभी बताया था साइबर युद्ध, जिसमें कोई राज्य साइबर स्पेस का प्रयोग करके साइबर अपराध में शामिल हो जाता है, तो उसे साइबर युद्ध बोलते हैं। तो वैसे ही हमें इसलिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें भी उस स्तर पर प्रयास करने होंगे कि अगर साइबर युद्ध होता है तो हम उसकी सुरक्षा अपने देश के अंदर नागरिकों के डेटा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उनकी गोपनीयता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें भी इस चीज़ को लेकर प्रयास करने होंगे। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर साइबर हमलों से प्रभावित है। बताओ, ये दिखाता है कि भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर अभी कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं। यानी तीसरे स्थान पर तो इंटरनेट यूज़र भारत में पाए जा रहे हैं और दूसरे स्थान पर हम साइबर हमलों से प्रभावित हैं, जो दिखाता है कि भारत को साइबर सुरक्षा को लेकर और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा साइबर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि साइबर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में पूरा विश्व ही डिजिटल बनने की कगार पर है। डिजिटल दुनिया की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है। तो जब डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, तो साइबर अटैक और साइबर हमले होने की चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी भारत में साइबर स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आने वाले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा साइबर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि साइबर स्पेशलिस्ट बोलते हैं गुड हैकर को। एक होता है बैड हैकर और एक होता है गुड हैकर, जो उस हैकिंग की हुई सामग्री को दोबारा से रीलोड कर सके, उसे ठीक कर सके और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके साइबर अपराध पर। उसके लिए हमें आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा साइबर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखते हैं कि साइबर सुरक्षा की भारत में क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आर्थिक नुकसान को रोकने में भी ये हमारी सहायता कर सकता है। साइबर सुरक्षा कैसे? मान लो साइबर अटैक करके हमारी शेयर मार्केट पर कब्जा कर लिया, तो शेयर मार्केट पर भी खतरा मंडरा रहा है। उसे रोकने के लिए भी साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है भारत में। अब देखते हैं कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाएं और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी भारत में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। पहला तो कि डिजिटल एजुकेशन का अभाव है। लोगों में डिजिटल शिक्षा का ये अभाव है। कोई भी OTP भेजता है, तुरंत उस पर टिक करके बस कर देते हैं, भेज देते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन का अभाव है, उसे पढ़ते हैं नहीं। पर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है भारत में। जो ट्रेंड लेबर है उसका भी अभाव है और पर्याप्त बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। जैसे और देखते हैं कि एजेंसीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इसलिए
हैक्ड हो जाती हैं। आगे देखते हैं, अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें आयात की जाती हैं, यानी मेड इन इंडिया का अभी भी अभाव है। हालांकि भारत सरकार प्रयास कर रही है मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम जो डिवाइसें यूज कर रहे हैं अपने आसपास, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आयात की हुई हैं, विदेशी डिवाइसें हैं, जो इस खतरे को बढ़ा देती हैं कि साइबर अटैक हो सकता है, अगर साइबर हमला हो सकता है। और दूसरी चुनौती, अगली चुनौती क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी भी कुछ चुनौतियां हैं। आगे देखते हैं कि साइबर अटैक को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। आगे की राह में बताएंगे हम कि लॉ एंड ऑर्डर जो राज्य सूची का विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों अगर अपने संबंधों को अच्छा करें तो इसके लिए क्षमता निर्माण की जा सकती है, साइबर सुरक्षा में क्षमता निर्माण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए साइबर अटैक को रोकने के लिए। जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें, समन्वय करें, बातचीत करें। इसे रोकने के लिए प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा, इन्हें प्रोटोकॉल अपनाएं। और भी अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं। एजेंसीज के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए, यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मुहिम पर काम किया जाए और इसे तेज किया जाए। और आगे देखते हैं, जिससे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से हमारी भारत की डिवाइसों को ही बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि साइबर अटैक और साइबर हमलों की कम होने की संभावना है। आगे देखते हैं, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूल के सिलेबस में साइबर अपराध जैसे पाठ जोड़े जाएं, जन जागरूकता बढ़ाई जाए। यानी स्कूल के सिलेबस में ही शुरुआत से ही बच्चे को बताया जाए कि साइबर क्राइम क्या होता है, उसे कैसे रोका जा सकता है, और ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे कि आगे चलकर वो साइबर अटैक का, यानी वो बच्चा बड़ा होने के बाद में साइबर अटैक से बचने में सक्षम हो सके। इसलिए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और लोगों में साइबर अटैक को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जाए। और कह सकते हैं कि जो ऐसे फेक न्यूज़ और जो ऐसे साइबर अटैक वाले नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाए। आगे देखते हैं कि सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं साइबर अटैक को रोकने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला, विधायी प्रयास यानी विधायी उपाय क्या क्या किए गए हैं। जैसे साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 लाई गई, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लाई गई थी साइबर सुरक्षा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 लाया गया। अब देखते हैं संस्थागत उपाय, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए। जैसे I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C का गठन किया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं, सर्ट इन बनाया गया 2004 में। सर्ट इन क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है जो हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर हमलों से निपटने में सहायता करता है। सर्ट इन। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में बात करते हैं। पहला, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन हुई थी, 1 जुलाई 2004 से ये लागू हुई थी बुडापेस्ट कन्वेंशन। भारत अभी तक इस कन्वेंशन में शामिल नहीं हुआ है, यानी भारत ने अभी भी इस समन्वय पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आगे देखते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाई गई, IGF। UNGA संकल्प पारित किया गया जिसमें ICT वातावरण में सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ICT वातावरण में
सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, जिसमें रूस द्वारा OEWG की स्थापना की गई, ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। रूस द्वारा ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया और USA द्वारा GGE ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट बनाया गया। सरकारी विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई। मैं आपके लिए आज इससे जुड़े 2 क्वेश्चन भी लाया हूँ। आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, पूरा होता है। ये 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार साइबर हमलों के महत्व का विश्लेषण करें। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों पर चर्चा करें। ये UPSC 2021 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरों से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। ये UPSC 2020 में क्वेश्चन आया। मैं आपको बता दूं कि UPSC के ही क्वेश्चन UPPCS में सेम टू सेम डिक्टो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए UPSC के PYQ लगाने पर ज़्यादा फोकस किया करें। तो आज की हमारी ये क्लास पूरी होती है। लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।